नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। हवाई यात्रा किरायों में बढ़ोतरी के बीच संसदीय समिति ने किराया नीति की समीक्षा की मांग की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब 2/3 ग्रामीण घरों में पाइप से जल की आपूर्ति की जा रही है। भारत ने पिछले 1.5 वर्षों में 38 सक्रिय औषध सामग्रियों का उत्पादन शुरू किया। अलग अलग पहाड़ी राज्यों में भारी वर्षा के बाद बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गईं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करने के लिए विनियम 2023 का मसौदा प्रस्तुत किया और आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी मानव में ट्रांसप्लांट की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक की सबसे पहली खबर है हवाई यात्रा किरायों से संबंधित। हाल ही में संसदीय समिति ने किराया नीति की समीक्षा की मांग की है। वर्तमान में हवाई यात्रा किराए पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। एयरलाइंस डायनेमिक एयर फेयर प्रणाली का पालन करते हैं। इस प्रणाली में हवाई किराया निश्चित नहीं होता है, बल्कि वर्तमान बाजार की मांग के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके लिए एल्गोरिदम अप्रोच का उपयोग किया जाता है। पहले भारत में हवाई किराए को एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम 1953 द्वारा विनियमित किया जाता था। हालांकि 1994 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया। हवाई किराए को वहनीय बनाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि वायु परिवहन व्यवसाय के संचालन के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। साथ ही एयरलाइंस कंपनियों के बीच बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा भी मौजूद है। व्यवसाय में बने रहने के लिए एयरलाइन सेक्टर को अप्रत्याशित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। वायु परिवहन के संचालन के लिए आवश्यक इनपुट की कीमतों में अक्सर उतार चढ़ाव देखा जाता है। एविएशन टरबाइन ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों या फिर विनिमय दरों में परिवर्तनशीलता बनी रहती है और भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव से भी विमानन क्षेत्र प्रभावित होता है। इस संबंध में सिफारिशें की गई हैं कि नागर विमानन मंत्रालय को एयरलाइंस और पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे फ्लाइट बुकिंग पोर्टल्स की निगरानी की जा सकेगी और उन्हें गलत जानकारी प्रकाशित करने से रोका जा सकेगा। इसके अलावा प्राइस लॉक प्रणाली शुरू करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। हवाई किराया संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की तरह एक निगरानी संस्था गठित करनी चाहिए जो उचित हवाई किराए की वसूली सुनिश्चित कर सकें। ये संस्था अर्ध न्यायिक शक्तियों से युक्त होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब 2/3 ग्रामीण घरों में पाइप से जल की आपूर्ति की जा रही है। भारत के 192.4 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से 66.80% या फिर कहें 128.5 मिलियन ग्रामीण परिवारों के पास अब कार्यात्मक जलापूर्ति नल कनेक्शन है। इस उपलब्धि को भारत के प्रमुख पेयजल कार्यक्रम जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है। जल जीवन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे जल शक्ति मंत्रालय ने 2019 में शुरू किया था। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी हर घर नल से जल प्रदान करना है। जल जीवन मिशन के तहत केवल जल आपूर्ति अवसंरचना के निर्माण की बजाय हर घर में पीने योग्य जल की सुनिश्चित आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जल जीवन मिशन की योजना का निर्माण और कार्यान्वयन विकेंद्रीकृत, मांग संचालित तथा समुदाय प्रबंधित दृष्टिकोण का पालन करके किया गया है। इसमें वित्त पोषण साझेदारी की पैटर्न की अगर हम बात करें तो गैर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%, पूर्वोत्तर राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 और 10 के अनुपात में, अन्य सभी राज्यों के लिए ये 50-50 के अनुपात में होगा। जल जीवन मिशन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे जीवन यापन की सुगमता में सुधार होगा। ये महिलाओं को सशक्त बनाएगा। ये मिशन महिलाओं को पानी लाने के कार्य से मुक्त कर रहा है। सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके अलावा संधारणीय अवसंरचना के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान हो सकता है और इससे सतत विकास 6 यानी SDG 6 सभी की जल और स्वच्छता तक पहुँच की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। जल जीवन मिशन विजन SDG के साथ संरेखित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य के तहत जल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की गई है। इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर जलापूर्ति की जाएगी। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नियमित और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति होगी। समानता और समावेशिता का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। पेयजल के लिए गुणवत्ता मानक है BIS 10,500। वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए तर्कसंगत उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा संधारणीयता के लिए स्रोत प्रणाली और वित्तीय पहलू पर ध्यान दिया जाएगा।
जल जीवन मिशन संभवतः गति और पैमाने के साथ SDG 6 लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत ने पिछले 1.5 वर्षों में 38 सक्रिय औषध सामग्रियों का उत्पादन शुरू कर दिया है। औषध क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार का लक्ष्य विदेशों से आयातित 54 APIs के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और घरेलू फॉर्मुलेशन उद्योग को घरेलू स्तर पर उत्पादित APIs उपलब्ध कराना है। API किसी दवा में पाए जाने वाले सक्रिय घटक होते हैं। ये किसी बीमारी का इलाज करने के लिए शरीर पर आवश्यकता के अनुरूप अपना प्रभाव छोड़ते हैं। API के उत्पादन में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि भारत अभी भी मुख्य आरंभिक सामग्रियों के लिए बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। मुख्य आरंभिक सामग्रियां सक्रिय औषध सामग्रियों के उत्पादन के लिए आवश्यक मूल कच्चा माल है। मुख्य आरंभिक सामग्रियों का उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई अभिक्रियाएं तथा शोधन के चरण शामिल होते हैं। APIs के उत्पादन के लिए किण्वन संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने में प्रौद्योगिकी और लागत दोनों स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लाभ मार्जिन कम होने के कारण घरेलू उत्पादकों के लिए ये क्षेत्र कम आकर्षक होता है। APIs के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की गई हैं। भारत में अति महत्वपूर्ण KSMs या दवा मध्यवर्ती और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की शुरुआत की गई है। बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। औषध उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्लस्टर्स में औषध क्षेत्र के MSMEs को बुनियादी ढांचा विकास के लिए सहायता प्रदान करना है। साथ ही एकल फार्मा MSMEs के लिए प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने में आ रही समस्या का समाधान करना है। इसके अलावा सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए फार्मा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। अलग अलग पहाड़ी राज्यों में भारी वर्षा के बाद बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। भूस्खलन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसकी वजह से चट्टान, मिट्टी, मलबा सहित ढलान बनाने वाली सामग्रियां नीचे और बाहर की ओर संचलन करती हैं। भूस्खलन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कारक गुरुत्वाकर्षण होता है। ये ढलान के उस हिस्से पर कार्य करता है जो संतुलन से बाहर होता है। हिमालयी क्षेत्र में बार बार भूस्खलन होने के कई कारण हैं, जैसे कि बर्फ पिघलने या भारी बारिश से पहाड़ियों पर ज्यादा जल का प्रवाह होने लगता है। ये प्रवाह पहाड़ी की ढलान को कमजोर करने लगता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए ढलान काटने और विस्फोट करने की गतिविधियों से भी ढलान की मृदा कमजोर हो जाती है। NDMA द्वारा 2019 में प्रकाशित रणनीति दस्तावेज के मुताबिक भूस्खलन के और भी कई कारण हैं, जैसे कि खराब शहरी योजना निर्माण, व्यापक भूमि उपयोग नीति की कमी, निर्माण कानूनों का सही से पालन नहीं किया जाना और पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा पर्यटन। भूस्खलन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने मानव जनित भूस्खलन से संबंधित कई सिफारिशें जारी की हैं, जैसे कि 30 डिग्री से ज्यादा अधिक ढलान वाले क्षेत्रों या स्प्रिंग लाइन और फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स में पड़ने वाले क्षेत्रों में कोई निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स जो हैं वो 12मासी धाराएं होती हैं जो पूरे वर्ष प्रवाहित होती हैं और जिनकी कोई सहायक नदी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि किसी अन्य धारा से उसे पानी नहीं मिलता है। इसके अलावा लोड बेयरिंग टेस्ट करने चाहिए तथा हजार्ड जोनेशन का उपयोग करना चाहिए। साथ ही शहरी योजना निर्माण में ढलान और भूमि उपयोग मानचित्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष लगाने चाहिए और उपयोगी घास उगाई जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे में संरचनात्मक स्तर पर कमी लाने के लिए मनरेगा योजना में प्रावधान किए जा सकते हैं। और अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करने के लिए विनियम 2023 का मसौदा प्रस्तुत किया है। UGC ने विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान FHEI को परिभाषित किया है। UGC के मुताबिक FHEI का मतलब ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान है जिसे विदेशों में स्थापित या निगमित किया गया हो या फिर वहीं पर मान्यता प्राप्त हो, साथ ही जहां पर स्नातक या उच्चतर शैक्षणिक या अनुसंधान कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो। इस मसौदा विनियमन में कई मुख्य उपबंध किए गए हैं, जैसे कि मान्यता की अगर हम बात करें यानी रिकॉग्निशन, तो यदि कोई छात्र गृह देश के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित रहता है यानी फिजिकली वहां पर प्रेजेंट रहता है, तभी उसकी FHEI की डिग्री को मान्यता दी जाएगी, अन्यथा उसे अन्य समान डिग्री के समकक्ष ही माना जाएगा।
वहीं प्रयोज्यता यानी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसके उपबंध किसी विदेशी बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों या किसी भारतीय और विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के विदेशी परिसर से प्राप्त योग्यता पर लागू होंगे। ये विनियमन ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा माध्यमों से प्राप्त योग्यताओं पर लागू नहीं होगा। कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्तें भी भारत में संगत कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों की तरह ही होनी चाहिए। वहीं समकक्षता की बात करें तो यूजीसी विदेशी डिग्रियों को समकक्षता प्रदान करेगा। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए आरंभ की गई और भी कई पहले हैं, जैसे कि केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को घरेलू विनियमों से मुक्त पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना और उनके साथ सहयोग का प्रावधान किया गया है। यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन 2023 जारी किए हैं। विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लाभ ये हैं कि इससे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय छात्रों को कम लागत पर विदेशी डिग्रियां प्राप्त हो सकेंगी और भारत से विदेशी मुद्रा के बाहर जाने में कमी आएगी तथा प्रतिभा पलायन में कमी आएगी। अगली खबर मानव स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित है। आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी मानव में ट्रांसप्लांट की गई है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में किसी पशु से जीवित कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों को एक मानव में ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट या इन्फ्यूजन किया जाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन में ज्यादातर सुअरों का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि उनके अंग शरीर विज्ञान की दृष्टि से मनुष्यों के अंगों के समान ही होते हैं। सुअर की किडनी का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वो संरचना में मानव किडनी के समान होती है और लगभग समान आकार की होती है। ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सुअर के जीनोम को संशोधित या परिवर्तित करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी प्रतिरक्षा संबंधी जटिलता को कम करने के लिए सुअर के 4 जीन्स को निष्क्रिय करना और 6 मानव जीन्स को जोड़ना शामिल होता है। हालिया वर्षों में CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग के प्रयोग के कारण जेनो ट्रांसप्लांटेशन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। इस तकनीक से सुअर से ऐसे अंगों का निर्माण करना आसान हो गया है जिन पर मानव प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा हमला किए जाने की कम संभावना होती है। अब इस ट्रांसप्लांटेशन का लाभ ये होगा कि इससे योग्य अंगों की कमी को दूर किया जा सकता है। प्राणघातक रोगों से पीड़ित लोगों को अंगों की वैकल्पिक आपूर्ति संभव हो सकेगी और अनुसंधान के नए क्षेत्र खुलेंगे। लेकिन चिंताएं भी हैं, जैसे कि मानव शरीर द्वारा ऐसे अंगों की अस्वीकृति दर बहुत ज्यादा है, यानी कि कई बार बॉडी इसको रिजेक्ट कर देती है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। वहीं संक्रमण का बहुत ज्यादा जोखिम रहता है। अंग द्वारा सभी कार्यात्मक भूमिकाएं निभाना भी मुश्किल होता है और पशु कल्याण से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मानवाधिकार हैं उसी तरीके से पशुओं के भी अधिकार हैं। पशु कल्याण की दृष्टि से ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो आइए आप जानते हैं कि अंगदाता के रूप में सुअरों का आनुवांशिक रूप से संशोधन कैसे किया जाता है। तो इसके तहत सबसे पहली बात तो ये होती है कि जीन एडिटिंग तकनीक के साथ जीन को जोड़ना और हटाना सुअर की आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया भ्रूण निर्मित करने के लिए उपयोग की जाती है। सुअर की आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिका का विकास एक नियंत्रित और जैविक रूप से सीलबंद परिवेश में किया जाता है। फिर उसके बाद अंग को वयस्क सुअर से निकालकर रोगी में प्रत्यारोपित किया जाता है। रोगी को अपने शरीर को नए अंग को अस्वीकार करने से रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं लेनी होती हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। मनरेगा योजना कार्यस्थलों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की प्रगति और गुणवत्ता दोनों की निगरानी के लिए ड्रोन सेवा का इस्तेमाल करेगा। मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक ड्रोन का उपयोग 4 तरह के निगरानी कार्यों के लिए किया जाएगा। एक तो निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए, पूर्ण किए जा चुके कार्यों के निरीक्षण के लिए, प्रभाव आकलन और शिकायतों के मामले में विशेष निरीक्षण के लिए। इसके तहत लाभ ये होगा कि ड्रोन के जरिए रियल टाइम निगरानी और साक्ष्य जुटाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। इससे पहले सभी मनरेगा कार्यस्थलों पर अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप प्रस्तुत किया गया था। अगला टॉपिक है उद्गम
यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल। आरबीआई ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बैंक ग्राहकों को एक ही स्थान पर अलग अलग बैंकों में अपनी दावा नहीं की गई यानी अनक्लेम्ड जमा राशि का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। दावा नहीं की गई जमा राशि बचत या चालू खातों में शेष राशि जो 10 वर्षों से संचालन में नहीं है या परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं की गई सावधि जमा की राशि है। ये पोर्टल अपने ग्राहकों को कुशलता पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रगति का उपयोग करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। अगला टॉपिक है मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार। संचार मंत्रालय ने 2 मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार पेश किए हैं। ये सुधार संचार साथी पोर्टल के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल पंजीकरण सुधार शामिल है। लाइसेंस धारकों द्वारा फ्रेंचाइजी एजेंटों और वितरकों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। इसके जरिए ऐसे फर्जी पीओएस को खत्म किया जा सकेगा जो धोखाधड़ी करके असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों को सिम जारी करते हैं। केवाईसी सुधार जनसांख्यिकीय विवरण अनिवार्य रूप से प्रिंटेड आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके प्राप्त किया जाएगा। संचार साथी पोर्टल की मदद से मोबाइल ग्राहक अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन का पता लगा सकते हैं, चोरी या खोए हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगला टॉपिक है फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। केंद्रीय जल आयोग ने मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है। फ्लड वॉच देश में रियल टाइम में बाढ़ की स्थिति और जनता को बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने में सक्षम है। ये एप्लीकेशन राज्यवार या बेसिन वार बाढ़ के पूर्वानुमान की सूचना प्रदान करेगी। इस एप्लीकेशन में सटीक और समय पर बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान जारी करने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय प्रतिरूपण और रियल टाइम निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। खाद्य संप्रभुता। खाद्य संप्रभुता का आशय लोगों के उस अधिकार से है जिसके तहत वे पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त और संधारणीय तरीकों से स्वस्थ एवं सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त भोजन का उत्पादन करते हैं। साथ ही उस अधिकार से भी हैं जिसके अधीन वे अपने स्वयं की खाद्य और कृषि प्रणालियों को परिभाषित करते हैं। ये खाद्य का उत्पादन, वितरण और उपभोग करने वालों की आकांक्षाओं एवं जरूरतों को बाजारों और निगमों पर आधारित मांग की बजाय खाद्य प्रणालियों तथा नीतियों के केंद्र में रखता है। खाद्य संप्रभुता का विचार दुनिया भर के किसानों और खाद्य प्रणालियों के समक्ष आने वाले संकट के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ है। मॉनसून अवकाश। इसे मॉनसून की शुष्कता की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। इस दौरान जुलाई और अगस्त के महीने में कई दिनों तक मॉनसून ट्रफ वाले क्षेत्रों में वर्षा बाधित होती है। इसे मॉनसून अवकाश के रूप में जाना जाता है। मॉनसून ट्रफ एक विस्तृत निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। ये पाकिस्तान के गर्म निचले हिस्से से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला होता है। मॉनसून ट्रफ के दक्षिण की ओर बढ़ते समय भारत के एक बड़े हिस्से में मॉनसून की सक्रियता या प्रबलता की स्थिति देखने को मिलती है। इसके विपरीत इस ट्रफ के उत्तर की ओर बढ़ने से मॉनसूनी वर्षा में रुकावट आती है। हालांकि इससे हिमालय के गिरिपद इलाकों में वर्षा में वृद्धि होती है। गगनचुक्की जलप्रपात। गगनचुक्की जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी द्वारा निर्मित है। इसका आकार विशाल घोड़े की पूंछ जैसा है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स नामक विशेष तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स किसी व्यक्ति के चलने, चबाने, बात करने, हाथ हिलाने जैसे स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं। ALS एक निरंतर बढ़ने वाली बीमारी है क्योंकि इसमें तंत्रिका कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लग जाती हैं। इससे उन पर निर्भर मांसपेशियां काम करने या हिलने डुलने में असमर्थ हो जाती हैं, जिसके कारण वे क्षीण या नष्ट होने लगती हैं। वर्तमान में ALS का कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है। दुर्लभ रोगों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति में बताई गई परिभाषा के अनुसार ये भारत में एक दुर्लभ रोग के रूप में सूचीबद्ध है। विंध्यगिरि। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट विंध्यगिरि को लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत छठा फ्रिगेट है। इसका नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट्स का अनुवर्ती वर्ग है। इसमें प्रोजेक्ट 17A बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर तथा प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है।
और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। लिथुआनिया, यहाँ की राजधानी विल्नियस है। सीमा पर तनाव के बीच लिथुआनिया बेलारूस के साथ लगने वाली 2 चौकियों को अस्थायी रूप से बंद करेगा। लिथुआनिया उत्तर पूर्वी यूरोप में अवस्थित है। लिथुआनिया 3 बाल्टिक देशों में सबसे दक्षिण में स्थित है और सबसे बड़ा देश भी है। अन्य 2 बाल्टिक देश एस्टोनिया और लातविया हैं। लिथुआनिया उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस और पोलैंड, दक्षिण पश्चिम में रूस के कालिनिनग्राद नामक क्षेत्र से और पश्चिम में बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। लिथुआनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है नेमुनास नदी, सबसे बड़ी झील है द्रुक्शियाई झील, सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट जुओजापाइन। और आपको बता दें कि लिथुआनियाई विश्व की सबसे पुरानी जीवित भारोपीय भाषा है। ये एडिशनल जानकारी है इस स्क्रिप्ट के अलावा। आपको बता दें कि भारोपीय भाषा परिवार में मुख्य तौर पर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतालवी भाषा शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।